दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक लोकतंत्र या प्रजातंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए शुरू करते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का वीडियो सीरीज। तो आज के इस वीडियो में प्रजातंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रजातंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ने से पहले जान लेते हैं प्रजातंत्र के बारे में। तो प्रजातंत्र को ही लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है और लोकतंत्र शब्द या प्रजातंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है और डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द डीमोस तथा क्रेसिया से मिलकर बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता का और दूसरे का क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी शब्द का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है जनता का शासन और उसी को लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो है उसका शाब्दिक अर्थ जनता का शासन होता है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे सरल और आसान परिभाषा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा जो दी गई है, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। अब बात कर लेते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा सीले महोदय ने दी है। अगला प्रश्न है, विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत निम्न के कारण आवश्यक हो गया है। तो 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट तथा मार्क्सवाद की शिक्षाओं की क्रांति की भय के कारण जो है विकास का नव शास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यह वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो यह कथन R.M. मैकाइवर का है। M.N. राय द्वारा विकसित विचार को किस नाम से जाना जाता है? तो M.N. राय द्वारा विकसित विचार को उग्र मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। M.N. राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? तो M.N. राय के द्वारा संगठित लोकतंत्र जो बताया गया है उसमें अंतिम शक्ति जो है उन लोगों में निहित होती है। रूसो, डनिंग, डी टॉकविले तथा जेम्स मेडिसन में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? तो डी टॉकविले ने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो रूसो के लोकतंत्र के अंतर्गत प्राकृतिक समानता जो है यह गलत है। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक संस्कृत के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय क्या है? तो प्रजातांत्रिक संस्कृत के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है।
अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। कारण है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो साथियों इसके लिए ये सत्य है परंतु आर सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, यह अरस्तू का एक प्रसिद्ध कथन है। अगला प्रश्न है पॉलिटी अर्थात संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तू का है और अरस्तू ने पॉलिटी को ही एक अच्छी और स्थायी व्यवस्था के रूप में सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली के अंतर्गत स्थापित करने का प्रयास किया है। हाब्स, कार्ल मार्क्स तथा जेम्स मिल में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो हाब्स लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? तो CL वेपर ने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? तो जयप्रकाश नारायण ने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है J.K. गैल्फ्रे, मैकफर्सन, कीन्स तथा रूजवेल्ट में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो J.K. गैल्फ्रोथ का ये मानना है। एलेक्स डी टॉकविले, J.J. रूसो, J.S. मिल तथा E.W. नीट्शे में से कौन लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है? तो E.W. नीट्शे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता है। मैकियावेली के लिए सरकार का आदर्श रूप क्या है? तो मैकियावेली ने गणतंत्र को सरकार का आदर्श रूप माना है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। अभी कथन है एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का द्योतक है। तर्क है आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। तो इसका उत्तर होगा A और R दोनों सही है किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में किसने वर्णित किया है? तो कल्याणकारी राज्य को दासता के रूप में और नॉजिक ने वर्णित किया है। अगला प्रश्न है मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद हैं। धर्म के संदर्भ में के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। यह घोषणा किसने की थी? तो यह घोषणा भारतीय दार्शनिक और स्वतंत्रता संग्राम नायक महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तू ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र यानी पॉलिटी का विकृत रूप है। तो अरस्तू ने लोकतंत्र को पॉलिटी के विकृत रूप में परिभाषित किया है। लॉर्ड ब्राइस, डेविड बी ट्रूमैन, C. राइट मिल्स तथा हेरल्ड लॉसबेल में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो डेविड बी ट्रूमैन जो है प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है J.J. रूसो, कार्ल मार्क्स, M.A. बाकुनिन तथा J. मेडिसिन में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो J. मेडिसिन ने प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है। लोक कल्याणकारी सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो लोक कल्याणकारी सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होता है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल शासन का रूप ही नहीं अपितु जीवन का एक माध्यम है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में निहित होती है। तो अंतिम सत्ता लोकतंत्र में जनता के हाथों में निहित होती है। अगला प्रश्न है स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली है। लोकतंत्र दो शब्दों लोक धन तंत्र से मिलकर बना है जिसमें लोक का अर्थ जनता तथा तंत्र का अर्थ शासन है अतः लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता के शासन से लगाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध है। जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और जनता ही अंतिम रूप से उत्तरदायी होती है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण विद्यमान है। आगे देखते हैं
प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है, तो भारत ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को स्वीकार किया है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? तो इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो इसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगता मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। तो यह कथन C.D. बर्न्स का है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट मिशेल्स ने गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, इटली के समाजशास्त्री पेरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इटली के समाजशास्त्री पेरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों के संचरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। विल्फ्रेड पेरेटो, मॉस्का तथा रॉबर्ट मिशेल्स में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? तो ये सभी तीनों जो है विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। पेरेटो, मॉस्का, मॉन्टेस्क्यू तथा मिशेल्स में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? तो मॉन्टेस्क्यू अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है और मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला देखते हैं, बी पेरेटो, जी मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल तथा डेविड ईस्टन में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो डेविड ईस्टन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया है? तो सी राइट मिल्स ने दिया है। ल्यूडोविकी मार्क्स, टेलीरैंड तथा प्रौंधा में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो टेलीरैंड जो है लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है। एडम स्मिथ, ई बर्क, एच लास्की तथा टी.बी. स्मिथ में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो टी.बी. स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। अगला है प्रश्न, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो क्रांतिकारी सिद्धांत है। किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये कथन गिलक्राइस्ट महोदय का है। आगे देखते हैं, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। यह किसने कहा था? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार लोकतंत्र चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं? तो मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन सीले का है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो लोकतंत्र की यह परिभाषा सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है और अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा है। इसे भी जानने के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कहा है। बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप मध्यवर्ग तंत्र यानी पॉलिटी है तथा उसका विकृत स्वरूप लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है। वास्तव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अरस्तु ने भीड़ तंत्र के अर्थ में किया है, जिसे वह बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहता है और जिनका अत्याचार राजतंत्र या कुलीन तंत्र से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। यह कथन किस विचारक का है? तो J.S. मिल का यह प्रसिद्ध कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो यह कथन सीले का है। किसके अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथ में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है? तो ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र की यह एक उचित परिभाषा है। किसने कहा है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? तो ये सीले का है और ये परिभाषा बार बार रिपीट हो रही। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये परिभाषा बार बार पूछी गई है। आप सभी को बता दें, जितनी छोटी परिभाषा होती है उसके उतने बार पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग या बहुमत शासन करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन डाइसी का है। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु से का है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे सुमेलित प्रसिद्ध विचारकों के नाम। सभी सही सुमेलित हैं। सुरक्षात्मक लोकतंत्र की अवधारणा रॉबर्ट ए डहेल की है। पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन से संबंधित है और बहुल लोकतंत्र की धारणा अरस्तु से संबंधित है, जबकि शास्त्रीय लोकतंत्र जॉन लॉक से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा शक्ति पृथक्करण, संविधानवाद तथा संस्थावाद में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया है? तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। तो प्रजातंत्र में अंतिम शक्ति जो है वो जनता में निवास करती है। किसके अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तें क्रमशः राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं नैतिकता व उच्च चरित्र है। तो ये गार्नर महोदय ने ऐसा माना है। अगला है, लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। तो लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण न्यायपालिका जवाबदेही होती विधायिका के प्रति, ये उसका आवश्यक अभिलक्षण नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के आवश्यक अभिलक्षण कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र के आवश्यक अभिलक्षणों के अंतर्गत न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किस प्रकार की शासन व्यवस्था में है? तो राजनीतिक समानता की गारंटी जो है लोकतंत्र में है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। तो राजनीतिक दल और विधान पालिका तथा संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। किसने कहा है, यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? यह कथन गेटेल महोदय का है। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। अगला प्रश्न है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय तथा द्विदलीय में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो द्विदलीय पद्धति जो है लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। लोकमत, जनमत संग्रह, आरंभन तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह तथा लैंड्स जीमिंट में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो दबाव समूह, जिन्हें प्रेशर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। वापस बुलाना, संघात्मक संरचना तथा जनमत संग्रह में से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। तो संघात्मक संरचना जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। फ्रांस जाना जाता है, तो फ्रांस बहुदलीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? तो दबाव समूह का कार्य जो लोकतंत्र में है हित स्पंदन के नाम से है। दबाव समूहों को प्रभाव गुट की संज्ञा प्रदान करने वाला विचारक कौन है? तो एलन पॉल ने दबाव समूहों को प्रभाव गुट के नाम से भी परिभाषित किया है। अगला पॉइंट है, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनसंचार माध्यम तथा समाचार पत्र में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? दबाव समूहों को अदृश्य साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। तो राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं कि वह गुप्त रूप से जनता की सेवा करते रहें। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो फाइनर महोदय ने दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य के नाम से भी संबोधित किया है। दबाव समूह को तृतीय सदन किसने कहा है? तो फाइनर महोदय ने ही इन्हें तृतीय सदन के नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न कार्यों वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो औपचारिक प्रशिक्षण को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, जनमत निर्माण के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो जनमत निर्माण के प्रमुख साधन प्रेस है, राजनीतिक दल एवं दूरदर्शन, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? तो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी कहाँ पाई जाती है? तो अमेरिका में पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से किस संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित प्रमुख क्रियाएं जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट यानी अंतिम जनमत संग्रह और आरंभक हैं। निर्णय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। या विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। या विवादों के समाधान की भी एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? तो इस पद्धति को प्रत्यावाहन के नाम से जानते हैं और जिसे अंग्रेजी में रिकॉल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गार्नर महोदय का है।
अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो कथन और कारण से संबंधित है। राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करती है। कारण आर है, सत्ता का केंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर के द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो साथियों, ये थे प्रजातंत्र या लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का वीडियो, जो आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।